नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। जैसे कि हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो जो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा है उसी के ऊपर मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लाया हूं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो उसको करने पर आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाओगे। चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की सर्वाधिक वेग होता है। प्रकाश का सर्वाधिक होता है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे मीडियम बदलते हैं तो उसकी चाल अलग अलग हो जाती है हर माध्यमों में। किसी में स्पीड कम रहती है तो किसी में स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो आपको उसी में से बताना है कि जल में स्पीड ज्यादा होगी या वायु में स्पीड ज्यादा होगी या हमारे हीरे में ज्यादा होगी या हमारे निर्वात में ज्यादा होगी। चलिए, आप इसको एक काम करिए, इसको आप पहले पॉज कीजिए एक बार, और पॉज करने के बाद इसका उत्तर देखिए कि आप कितना दे पा रहे हैं। पहले अपने हिसाब से लगाइए कि हम भाई बी है सी है, अपने हिसाब से लगाओ, फिर मैं आंसर देता हूं उसका। चलिए एक बार इसको पॉज कर लो, फिर इस बार देखो बात। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, प्रकाश की जो सर्वाधिक वेग होता है वो हमारा निर्वात में होता है। इसका सही आंसर है निर्वात में, क्योंकि निर्वात में प्रकाश के मीडियम में प्रकाश को चलने के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ना कोई रुकावट होती है। तो सबसे ज्यादा हमारे निर्वात में होती है। यहां से आप एक आंसर भी और देखो, सबसे ज्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है, सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। और अगर बात करेंगे हमारे 12th के पर्पज से कि हमारे 12th की बुक में जो दिया गया है वो सबसे कम कौन सी किस्म होती है, आप सबने पढ़ रखा है, हीरा में होती है, जो उसकी सबसे कम होती है। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि सबसे ज्यादा प्रकाशशाली किस्म होती है निर्वात में और सबसे कम होती है हमारे हीरा में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आप पहले अपने खुद से देकर देखिए कि मैं कितना सही दे पा रहा हूं, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, मतलब इसमें हमें जो इसकी चाल है, चाल का हमें क्या होता है ना, मान बताना है कि प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, और वो भी पूछा गया निर्वात में। देखिए, निर्वात में चाल कितनी होती है भाई, सबसे ज्यादा जो चाल होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में चेंज कर रहे होंगे तो कैसे लिख रहे होंगे, इसी को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 3 × 10⁸ किलोमीटर आएगा तो 3 घट जाएगी, 5 आ जाएगी, किलोमीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको मैं हटा देता हूं एक बार, देखिए। चलिए, तो दूसरे का आंसर हो गया कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और उस ज्यादा का मान क्या है तो आप बताओगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या आप इसको बोल रहे होंगे किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे को देखते हैं कि माध्यमों के बदलने से मतलब, आप ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रकाश होता है वो पहले अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है, मतलब निर्वात होती है वहां पर, फिर वायुमंडल में आता है, वायु में आता है, फिर वो किसी जल में, कांच में, हीरे में। तो माध्यम बदलने पर, क्वेश्चन लिखा है माध्यम बदलने पर जो इसकी स्पीड है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इसका मैं आपको उत्तर दूं तो उसकी स्पीड घट भी जाती है, उसकी स्पीड बढ़ भी जाती है। जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है कि जैसे जैसे वो कम डेंसिटी मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाएगा, कम घनत्व वाले माध्यम से ज्यादा घनत्व वाले माध्यम में वो ट्रेवल करेगा, तो उसकी स्पीड घटती जाएगी। इसी का उल्टा करो, ज्यादा घनत्व वाले माध्यम से अगर वो कम घनत्व वाले माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। चलिए, मतलब दोनों फिनोमिना हमारे सामने होते हैं, स्पीड घटती भी है, स्पीड उसकी बढ़ती भी है प्रकाश की। तो इसमें ये उत्तर तो बिल्कुल गलत है कि चाल समान रहती है, चाल समान रहती है, ये उत्तर बिल्कुल गलत हो गया हमारा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसमें अगर हम देख सकते हैं तो ये मेरे से गलत हुआ थोड़ा सा। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, मुझे लगा था यही सही होगा। चलो, 2 ऑप्शन सही हैं। चाल घट जाती है, ये भी सही है, चाल बढ़ जाती है, ये भी सही है। अब मैं जो यहां पर लिखने जा रहा हूं उसको आप नोट कर लेना, आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, हल्का सा नोट करना है इसको भी। मैं यहाँ ये लिखने जा रहा हूं, ये जो घटनाएं मैं बताने वाला हूं ये सारी घटनाएं अपवर्तनीय घटनाएं होंगी। 2 घटनाएं लिखूंगा, ये अपवर्तनीय घटना है, स्पीड घटती भी है, स्पीड बढ़ती भी है। देखो जरा, चाल घट रही है, इसका मतलब जो प्रकाश है हमारा
जो प्रकाश है, प्रकाश जो ट्रेवल कर रहा है वो सघन माध्यम से स्पीड घट रही है। घटने का मतलब बाधा उत्पन्न होती जा रही है। मतलब मैं चल रहा हूं और मेरे रास्ते में बाधा आ रही है और मैं रुकता 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 जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बाधा बढ़ रही है। मतलब मैं कम बाधा वाले रास्ते से ज्यादा बाधा वाले में जा रहा हूं। मतलब कम घनत्व वाले से मैं अधिक घनत्व में जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो प्रकाश जो ट्रेवल करेगा, जब चाल घट जाती है, घटती कब है? जब प्रकाश कम घनत्व वाले माध्यम से, कम घनत्व माध्यम से कहां को जाए? कम घनत्व वाले से कहां जाए? ज्यादा घनत्व वाले माध्यम में वो ट्रेवल करेगा। और यहां पर आप एक फिनोमिना ये भी बोल सकते हो, वो आपके लिए अपवर्तन वाले चैप्टर में बिल्कुल बेस्ट रहेगा, बिल्कुल मजबूत। बिल्कुल क्या कि प्रकाश इस कंडीशन में, जब प्रकाश की स्पीड घट रही होती है तो प्रकाश कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में वो जा रहा होता है। कम घनत्व बोल लीजिए या कम अपवर्तनांक बोल लीजिए। अपवर्तनांक मतलब प्रकाश यहां पर कम अपवर्तनांक वाले से, अपवर्तनांक क्या है? कम अपवर्तनांक वाले से वो अपवर्तनांक ज्यादा अपवर्तनांक वाले, अपवर्तनांक घनत्व की जगह बोल सकते हो, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा कि कम अपवर्तनांक वाले से, कम अपवर्तनांक वाले से वो इस समय कहां जा रहा है? ज्यादा अपवर्तनांक वाले में, अपवर्तनांक। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बड़ा आसानी से होता है। जैसे मैं आपको कहूं, इसी साल का जो मई जून में जो एनडीए का पेपर हुआ है, उसमें इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था। अभी क्वेश्चन आया था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है। देखो ये सघन क्या है, विरल क्या है, इसको आपको मैं समझा रहा हूँ अपवर्तन चैप्टर में, लेकिन आप यहाँ भी समझ सकते हो, बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 10वीं में आपने पढ़ चुके हो। देखो सघन माध्यम क्या होता है? जिसका घनत्व ज्यादा होता है, जिसमें बाधा ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सघन माध्यम वो होता है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। अपवर्तनांक ज्यादा, घनत्व ज्यादा, बाधा ज्यादा। ठीक है, समझिए। कम अपवर्तन विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम को लोग बाग ये सोच के पढ़ लेते हैं कि हल्का माध्यम, मतलब सघन से थोड़ा सा हल्का होगा, हल्के से तो और स्टेप बढ़ाओ। जिसका घनत्व ज्यादा हो, जिसका घनत्व कम हो, वो हमारा विरल माध्यम, या जिसका अपवर्तनांक कम हो वो हमारा विरल माध्यम, या जिसमें रुकावट कम हो थोड़ी सी, वो विरल माध्यम है। तो एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप भी सोच सकते हो। अगर मैं ऐसे मीडियम में हूं जो बिल्कुल बाधा है, मुझे 10 लोगों ने पकड़ रखा है और मैं बहुत मजबूती से चल रहा हूँ, स्लो मोशन आ जाएगा हमें, तो मैं स्लो मोशन में चल रहा हूं और मुझे पकड़ रखा सबने, और जैसे ही मैं सोचो अगर मेरी थोड़ी सी भी बाधा कम हुई ना, हल्के मतलब ज्यादा सघन में हूं, अगर मैं हल्का से रिलीज हुआ ना, झुक जाऊंगा भाग के एकदम से। तो इससे हमने एक चीज सीखी, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा घनत्व में आराम से आ रहा होता है, उसमें बाधा ज्यादा होती है, और जैसी वो हल्की सी बाधा में आता है, जैसी बाधा कम होती है, जैसी माध्यम हल्का हो जाता है, प्रकाश एकदम स्पीड से जाता है एकदम से। तो जो कंसेप्ट है ना, हमें कंसेप्ट सीखने हैं। क्वेश्चंस तो अगर आप एनडीए के इस बार या एयरफोर्स के या नेवी के या रेलवे के जितने भी परावर्तन अपवर्तन देखोगे, सब क्वेश्चंस जो होंगे आपके कंसेप्ट पे होंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना तो क्वेश्चंस चुटकी मिल जाएंगे। चलिए, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो के एक बार रिवाइज करा दिए। अब आपको पता चल गया होगा कि जैसे मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा, इसके नेक्स्ट बाद जैसी मेरी नई वीडियो होगी, आज जो पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन लिखूंगा उसके, बढ़िया क्वेश्चंस। जैसे प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, क्या उसमें ध्रुवण संभव है? ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं इसमें। तो उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, तो 5 क्वेश्चंस को आप इतनी उस वीडियो को, आज की वीडियो को इतना अच्छे से पढ़ना कि 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जाए, बिल्कुल 5 के 5। जब मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिया मैंने और उसी में से पूछ रहा हूं, तो पक्का 5 में से 5 नंबर आने चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा मिटाने में टाइम लगता है बस इसे। चलिए अब देखो,
हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहे थे प्रकाश के गुण चल रहे हैं हमारे, है ना, प्रकाश के गुण। लगभग 2-3 गुण पढ़ लिए हमने, थोड़ा सा और प्रकाश के बारे में चलेंगे। देखो आप ये चीज मत सोचना कि हमें जिसने पढ़ाया होगा या जिससे हमने पढ़ा होगा ये फिजिक्स, कि हमारे सर ने तो केवल दो चार गुण लिखवा के हमारा ये तो टॉपिक आगे बढ़ा दिया होगा, है ना। तो देखो मैं जो करा रहा हूं, मैं आपको कभी भी ये नहीं फील होने देने का कि भाई अब कुछ और पढ़े। कभी कोई चीज 100% नहीं होती है, लेकिन मैं आपको प्रकाश पढ़ाने जा रहा हूं और प्रकाश से अच्छा इंट्रोडक्शन ना करूं आपका, तो आगे का आपका सफर बेकार जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं प्रकाश को ही अभी इतना अच्छे से पढ़ ले कि हमें कोई दिक्कत ना चाहे। चलिए इसका एक अब हम नेक्स्ट लेंगे, तीसरा पॉइंट लेंगे अब इसका हम तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हम सीख रहे होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में, सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में, वैसे मतलब एक ही होता है दोनों का। सीधी मतलब सरल रेखा में गमन करता है, मतलब चलता है। आप कहोगे सर इसका प्रूफ दे दो, तो देखो प्रूफ कितना बढ़िया। आप एक काम करो, धूप में जब जाते हो तो छत्ता आपके पास रहता है। आप छत्ता क्यों लेते हो? जिससे कि जो धूप से बच जाओ, मतलब ऐसा सोचना वहां है सूरज और मैं छत्ता यहाँ पर है। अब छत्ता मैंने पकड़ रखा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे छत्ते पे जो धूप लग रही है वो अंदर नहीं आ पा रही, क्योंकि छत्ता है पारदर्शी है, ठीक है। तो छत्ते से मैं बच पा रहा हूं और धूप मुझे नहीं लग रही है। मतलब क्या हुआ, मैंने धूप के रास्ते में कोई बादल ला दी और बाद में पता क्या, छत्ता है। अब प्रकाश आ रहा है, छत्ते पे आकर रुक गया। अगर यही तो इसका प्रूफ है कि आके रुक जाता है, वो घूम के तो अंदर नहीं आता, घूम के तो अंदर नहीं आता। अगर प्रकाश घूम का आता तो क्या होता, प्रकाश कहता भाई अच्छा जी बच रहे हो, अभी आता हूँ घूम के साइड में, आ जाओ। हाँ भाई हाँ, कैसा करके पकड़े थे, अब घर भी धुआं तुझे बिल्कुल, ठीक है। तो इसका प्रूफ है कि हम जब खड़े होते हैं तो प्रकाश से हम बच जाते हैं। और इसका एक उदाहरण और अच्छा है कि प्रकाश क्या करता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं पर एक छाया बनाता है, अपारदर्शी वस्तु की। जैसा आप देखते हो कि मेरी छाया है, सूरज पीछे से लाइट मारो और सामने दीवार है, मेरी परछाई आ जाएगी। मतलब क्या, प्रकाश अपारदर्शी चीजों से गुजरा ही नहीं, उसने मेरी परछाई बना दी उसने। ये भी इसका प्रूफ है बढ़िया वाला। चलिए, तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सीधा चलता है और सरल रेखा में ये चलता है। अब जरा ध्यान देंगे, एक चीज और सीखेंगे, बढ़िया वाली चीज, बढ़िया वाली। जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है तो उसको हम बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश की एक किरण बोलते हैं, उसको बोलते हैं किरण। जब प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा होती है, तो उसको बोल रहे होते हैं हम प्रकाश किरण। क्या बोल रहे होते हैं क्यों, उसको बोलते हैं प्रकाश किरण, बोलते हैं केवल किरण, प्रकाश किरण। मतलब कोई प्रकाश की एक किरण है। जैसे कि हम प्रकाश के परावर्तन में हमने 10वीं क्लास सीखा था कि ये हमारा समतल दर्पण होता है, इस पर हम कोई कर देते हैं कलाई किया गया तल होता है, ये इसका अभिलंब हो जाता है। तो प्रकाश की एक किरण आती है, आपतन बिंदु पर टकराती है और सेम एंगल बना के जाती है। तो जो ये फिनोमिना था हमारे सामने, ये वही तो है, मतलब यहाँ प्रकाशी किरण है, तो इसे बोलते हैं प्रकाश किरण, आपतित प्रकाशी किरण। तो ये क्या, ये किरण है। मतलब जब केवल प्रकाश सीधी रेखा में चले, सरल रेखा में हो, तो उसको खाली बोलेंगे प्रकाश किरण। चलिए और कुछ सीखते हैं, नया सीखेंगे, बढ़िया सीखेंगे। चलो देखो, सरल रेखा में चलता है तो केवल उसे प्रकाश किरण बोलते हैं। अब देखो, जब प्रकाश किरणें बहुत सारी मिलकर चले एक साथ, एक ही जा रही है, क्या क्या हो गए, मैं किरण गई निकल, बहुत सारी आगे निकल गए, लो 4 5 8 10 12 निकल गई, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण नहीं, अब प्रकाश का पूरा ग्रुप गया है। तो ध्यान दो, नोट करके लिखेंगे, यहां पर एक चीज लिखो नोट करके कि प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों की, मैंने देखो बहुत सारी वर्ड लिखा है, किरण नहीं अब किरणों कर दिया। प्रकाश किरणों के समूह को, किसको, समूह को, समूह माने ग्रुप, समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। और पुंज का मतलब होता है समूह, और समूह को आप बोल सकते हैं ग्रुप। मतलब क्या बोलते हैं उसे, रे ग्रुप। किरण माने रे और पुंज माने ग्रुप, तो उसे बोलते हैं समूह, किरण समूह बोल देंगे। बहुत सारे समूह चल रही है। यहां से जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से
किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होगा, या निम्नलिखित में से किस लेंस का दृष्टि क्षेत्र कम होगा। वो दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होना कम होना वो हम इसी फिनोमिना से, इसी बेसिक मेथड से अपने उस क्वेश्चंस को बीट कर पा रहे होंगे। जरा देखिए, प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज या किरण समूह बोलते हैं। प्रकाश किरणों के एक नहीं बहुत सारी जाएंगी। देखो अब जरा मैं तीन चित्र बनाने वाला हूं। पहला चित्र बनाया ये वाला किरण में, क्या कि बहुत सारी किरणें हैं जो समान डिस्टेंस पे समांतर ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे के समांतर। तो अब इसको आप क्या बोल रहे होंगे, इसको आप बोल रहे होंगे समांतर किरण पुंज। इसको बोल रहे होंगे आप समांतर किरण पुंज बोल रहे होंगे। पुंज 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 मैं नहीं आ रहा, समूह बोलता हूं, मतलब ग्रुप बोलता हूं। समांतर किरण समूह है हमारा, ठीक है, समांतर किरण समूह है हमारा। अब इसका ये हुआ पहला चित्र हमारा। सेकंड चित्र में बोलो कि यदि क्या हो कि बहुत सारी किरणें हो, मैं हूं, वास्तव तो ये होता है कि किसी भी वस्तु, कोई हमें वस्तु चमक रही है, उससे कभी एक किरण नहीं निकलती, उससे अनंत किरणें निकल रही होती हैं, अनंत किरणें निकल रही होती हैं हर एक वस्तु से। अगर एक बिंदु है ना, बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं जो सभी दिशाओं में फैल रही हैं, और जिस दिशा की हमारे आंख में गिर गई आंख है वहां से हमें चमक जाती है। बस सिंपल सा फिनोमेना है। देखो यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु से बाहर की ओर फैल रही हूं, बहुत सारी किरणें निकल रही हूं, अगर एक किरण निकलेगी केवल तो बोलेंगे खाली किरण निकली है, जब बहुत सारी निकलेंगी तो सब बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे। देखो बहुत सारी किरणें निकलेंगी, बहुत सारी, ये बाहर की ओर जा रही हैं। कहां जा रही हैं, ये बाहर की ओर जा रही हैं। ये किरणें कहां जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से बाहर की ओर फैल रही हैं। इसको बोल रहे होते हैं हम, इसको बोल रहे हैं, सेकंड नंबर लेंगे, इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं इसे, अपसारी किरण पुंज या समूह किरण पुंज या समूह बोल रहे होते हैं। अगला पॉइंट देखो, इसी का उल्टा करो, थोड़ा सा उल्टा, कि अभी क्या हुआ था, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से किरणें फैल रही थी, उसका नाम क्या होना, जब बहुत सारी किरणें किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म से निकलकर चारों में फैल रही हो तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब मैं तुम्हें अपना बताता हूं, मेरे कैसा लगता है। अपसारी में नाम छिपा हुआ है, अप माने अपमान। अगर किसी का अपमान हो रहा है कहीं पर तो क्यों टिकेगा। अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग आपस में एक दूसरे की उतार रहे हैं, तो क्या करेंगे, सारे उठ के चल देंगे। क्या हो जाएगा, अपसारी मतलब अपमान हो गया। अप माने अपसारी, अपसारी में क्या होता है, किरणें फैलती है, अर्थात अपसारी में अपमान होता है और किरणें फैल जाती हैं, सारों का अपमान हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर बहुत सारी किरणें मिलकर किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म पे जा रही हो, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म पे जा रही हो, एक बिंदु पे मिल रही हो, जाकर बहुत सारी किरणें आ रही हैं और इस बिंदु मिल रही है, ये सब क्या चिन्ह है, इस पर आ रही है, बहुत सारी किरणें आ रही हैं और यहाँ आ रही है। जरा मेरी बात सुनो, बहुत सारी किरणें आई और मेरे पर आकर टकरा गई, बहुत सारी किरणें आई और मेरे पर आकर टकरा गई, तो जहां बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु पर जाके मिले तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा अभिसारी किरण पुंज। ये किरण पुंज कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये सेकंड हो गया हमारा। अब थर्ड नंबर पे कहलाएगा अभिसारी। क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज या समूह बोल लीजिए। अब आप कहोगे कि सर इसको कैसे याद करें, इसे बहुत सिंपल है। कैसे, देखो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, पहला काम कि सारी किरणें आके मिल जाती हैं। आपको नाम याद नहीं रहा ना, मैं तुम्हें नाम याद कराऊंगा। सारी किरणें आके मिल रही हैं, सारी किरणें मिल रही हैं, तो मैं कहूंगा अभी आओ सारी की सारी, आओ अभी आओ, अभी आओ सारी की सारी आओ। क्या बोलेंगे मैं, सारी की सारी आओ अभी आओ, तो नाम याद हो गया, अभी आओ सारी की सारी अभी आओ। ठीक है, तो ये हो गया अभी आओ सारी की सारी। तो यहां बैठा हुआ शख्स क्या बोल रहा है, यहां पे बैठा हुआ सर, आओ अभी आओ सारी की सारी अभी आओ। ठीक है, याद हो गया। चलिए मैं एक बार 2 मिनट के लिए हट रहा हूं, इसे पॉज करो और नोट कर लो। अगर YouTube पे चल रही है वीडियो तो YouTube पे स्क्रीनशॉट खींच लो इसका तुरंत एकदम से, और पॉज करके इसे नोट करो जल्दी फास्ट। चलिए नोट
नोट कर लिया होगा आप अपने। चलो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। मतलब आज अभी तक हमने इसकी एक क्वालिटी और सीख ली, और क्वालिटी के अंदर और क्वालिटी होती है, वही तो हमें सीखना है। कमजोर छात्र नहीं बनना भैया, कमजोर नहीं बन रहा। फिजिक्स में क्वेश्चंस देखकर उसे हल नहीं करना, देखते देखते आंसर आना, देखते देखते आंसर कर देना उसका, देखते देखते आंसर, निगाह में काम करना है सारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो 12th में भी आया है, 10th में भी आया है, और कंपटीशन में तो मिलता ही मिलता है। चलिए मैं दिखाता हूं। पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 क्या है। अब हम ना इसकी कुछ हमने देखा था, प्रकाश कहां से आया था। मैं आपसे पूछूं प्रकाश को मैंने कहां से उठा के लाया था। प्रकाश को मैं लाया था विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में चौथे नंबर पर प्रकाश उठा के ले आया था। तो वहां से जैसे मैं उठा के लाया, और जैसे मैं यहां की क्वालिटी पढ़ूंगा तो मैं पूछूंगा बेटा प्रकाश कहां से आया हो तुम, तो प्रकाश कहेगा जी मैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में से आया हूं, और तुम खाने को मुझे दे नहीं रहे, यहाँ पे मुझे बार बार अलग अलग बात भेज रहे हो, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ देखेंगे हम, पहली चीज देखेंगे कि प्रकाश के 2-3 पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां से आया बोलोगे, विद्युत चुंबकीय तरंग से आया, विद्युत चुंबकीय तरंग से आया, विद्युत चुंबकीय तरंग से आया। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश है। अगर मान लो ये मैं सोच रहा था अगली वीडियो आती तो मैं पहला क्वेश्चन ही बनाता, मैं उस हिसाब से कि प्रकाश है, मैं लिखता विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या ध्वनि तरंग है, मैं कुछ इस तरीके से आपको पूछ रहा होता, तो आपका आंसर क्या बन गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा एक और पॉइंट देखो, यदि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन ध्रुवण चैप्टर चल रहा होगा वहां पर इसको मैं अच्छे डिटेल करूंगा। देखिए जरा, विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो अनुप्रस्थ तरंग होगी। अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो उसका ध्रुवण संभव है, अनुप्रस्थ तरंग है तो उसका ध्रुवण संभव है। तो एक पॉइंट आ गया कि ऑप्शन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि ध्रुवण संभव है अनुदैर्ध्य तरंग का या अनुप्रस्थ तरंग का, तो आप बताओगे अनुप्रस्थ तरंग का। तो इसमें आपका एक उत्तर आया कि ध्रुवण संभव है इसका। अगर ये ऐसे लिखता हूं, देखो मैं, अगर ये अनुप्रस्थ तरंग है, अगर ये मेरी अनुप्रस्थ तरंग है तो इसका क्या हो सकता है, इसका ध्रुवण संभव होगा। आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इस तरीके से इसको लेके चलिए आप, ठीक है। तो इसका ध्रुवण संभव है, ध्रुवण संभव है। ये ध्रुवण क्या है, और वही ध्रुवण पूरा का पूरा एक चैप्टर है अपने आप में, पूरा चैप्टर है, इसको हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए क्या पढ़ लिया हमने, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, इसका ध्रुवण संभव होता है इसका। और हम अब पॉइंट नंबर 5 लेते हैं, जल्दी से थोड़ा स्पीड लेंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन समझने वाला है। ऑप्टिक्स को जिसने अपनी फीलिंग से पढ़ा है ना, कभी रट नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब मैं पढ़ने वाला हूं प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत, क्योंकि हम बार बार चैप्टर में प्रकाश चला रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं कि प्रकाश कहां से आ रहा है। फिर क्या भैया, ये तो कुछ बात नहीं, प्रकाश कहां से आ रहा है, पहले इसको देखते हैं। प्रकाश स्रोत को हम 2 पार्ट में तोड़ रहे होंगे। प्रकाश स्रोत हमें मिला होगा प्राकृतिक, कैसा मिला होगा, प्राकृतिक स्रोत। एक होंगे हमारे प्राकृतिक स्रोत, एक हो रहा होगा हमारा कृत्रिम स्रोत होगा हमारा, कृत्रिम स्रोत। कौन सा होगा वो, कृत्रिम स्रोत होगा। प्राकृतिक स्रोत माने नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। कभी आपने ये देखा यार, आज तो सूरज नहीं निकला यार, ओए जरा देखिए भैया, सूरज पे फोन कर यार, सूरज क्यों ना आया, दीना निकला, अभी तो 10 बज लिए, दीना निकला। मतलब क्या, सूरज क्या है, सूरज का जो रोशनी है वो नेचुरल है। वो ऐसे नहीं कि सूरज आ जाएगा या आज छुट्टी में चला गया या आज नन्ही के यहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज क्या है, उसका नेचुरल हमारे पास किरणें आ रही है, प्रकाश आ रहा है। तो सूरज क्या है, सूरज हो गया हमारा, इसमें एग्जांपल लिखेंगे, सूर्य हो गया। सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत है हमारा। जो तारों से आ रहा है वो भी हमारा प्राकृतिक स्रोत है, आदि कर लेते हैं। बस इतने 2 एग्जांपल ले लेते हैं और आप डिस्कस कीजिएगा। देखो कृत्रिम स्रोत क्या है, कृत्रिम स्रोत जो प्राकृतिक ना हो, मतलब जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, ऐसे कह सकते हैं, या हमारे द्वारा ऑन करने पर देता हो, हमारे द्वारा ऑफ करने पर बंद कर देता हो। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल लो, इसका बढ़िया वाला एग्जांपल लो। आपने लिया मोमबत्ती, क्या लिया आपने, मोमबत्ती, बत्ती, ठीक है। तो मोमबत्ती लिया, मोमबत्ती आप जलाओगे तो प्रकाश देगा, बंद कर दोगे हट जाएगा। मोमबत्ती होगा,
टॉर्च लो, क्या लेंगे आप, टॉर्च लो। टॉर्च ऑन करोगे तो प्रकाश देगा, बंद कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल लो, चलो मैं आपसे पूछता हूं जरा, इस चीज को आप पॉज करिएगा और सोचना हल्का सा बारे में, क्योंकि वीडियो चल रही है, मैं हटूंगा तो टाइम बढ़ जाता है थोड़ा सा। अब बताओ कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा, चांद है, जो चांद, चंद्रमा, चांद। अब मुझे आप बताओ, मैं हट रहा हूं 1 मिनट के लिए, और सोच बताओ हल्का सा कि चांद जो प्रकाश दे रहा है, भाई हमें रात को तो अंधेरा तो नहीं भी गुप, अगर अंधेरा होगा तो चमकना बंद, चांद भी रोशनी दे रहा है, तो चांद कैसा प्रकाश दे रहा है हमें बताओ, कि प्राकृतिक दे रहा है या वो कृत्रिम दे रहा है। चलिए चलो देखो, प्रकाश जो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है। सोच लो क्या बोल दिया, चंद्रमा तो दिखे यार, रोशनी हो रही चंद्रमा से, तो सफेद सफेद चमक रहा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो सूरज के प्रकाश को, सूरज का प्रकाश आया और उसको अपने से रिफ्लेक्ट करके भेज रहा, रिफ्लेक्ट करके सूरज का प्रकाश आ रहा है, और चंद्रमा, मैं चंद्रमा बन गया, लो आज तुम कुछ ही बना दो मुझे, आया प्रकाश, टकराया चंद्रमा से, मैं चंद्रमा हूं, मेरे से टकराया और पृथ्वी पे चला गया। लो चंद्रमा का तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, बस प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा से टकरा रहा है और पृथ्वी पे जा रहा है, मतलब चंद्रमा तो केवल इसका परावर्तन कर रहा है, बस जो सूरज का परावर्तन है उसी को वापस भेज रहा है। चलिए इतना हो गया, मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूं, इसको पॉज करो और इसको नोट करो स्पीड जल्दी, फास्ट बिल्कुल। चलिए देखते हैं आगे, देखो जल्दी स्पीड से जरा, मैं मिटा रहा हूं इसको, सारे को मिटा दूंगा है ना। चलो देखते हैं आगे, तो पॉइंट हो गए होंगे, क्वालिटी हमारी 4 क्वालिटी हुई है अभी तो, चार क्वालिटी तो सभी लिखवा देते हैं, थोड़ा सा और लेंगे, थोड़ा सा और लेंगे, टॉपिक खत्म है बस, ये आज बस 5 मिनट का टॉपिक और बचा, बस 5 मिनट। पिक्चर का एंड चल रहा है इस समय, अब देखो पिक्चर के एंड में तो बजाता है। अब देखो तुम, पॉइंट नंबर चला कौन, 5 होता नहीं, 6 पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर चला हमारा 6। अब पॉइंट नंबर 6 देंगे, जो हमारा प्रकाश है उसका हम अध्ययन अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मेरा ये मार्कर है तो इसका आप अध्ययन कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में कैसे बता पाएंगे। अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो आप इसका जो अध्ययन कर पाएंगे वो इतने चीज को देखकर कर पाएंगे, इतनी सारी चीज देख रहे होंगे आप। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं तो आपको केवल इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिखेगा और आप मुझे इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में ही बता पाएंगे। सिंपल है। तो हमने क्या देखा, जब एक मार्कर के 2-2 अध्याय हो सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे देखने का, एक ऐसे देखने पर इसका अध्याय चल रहा होगा, एक अध्याय इसका चल रहा होगा केवल ऐसे, जब ये केवल ऐसे दिखाई दे रहा हो, आपको कैमरे में केवल ऐसे दिखाओ, बस ये दिखाई दे रहा हो, तो बस ऐसे अध्याय चलेगा। यहां पर इसका अध्याय अलग होगा, यहां पर इसका अध्याय अलग होगा, मतलब इसको रीड करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। ऐसे जो प्रकाश है, प्रकाश भी, प्रकाश के अलग अलग व्यवहार पर उसका अलग अलग अध्ययन किया गया है। देखिए जैसे मैं बताता हूं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के नाम से ये चलता है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश में 2 नेचर होते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। आप ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये जो पढ़ रहे होंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी चीज की कल्पना, जो हम क्या करते हैं, हम कुछ याद करते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज की कल्पना कर रहे, किसी चीज की इमेज बना के किसी चीज को किसी के साथ जोड़ के याद कर रहे होते हैं। यही हमारा याद करने का तरीका होता है। अगर सबको अलग अलग करेंगे तो सब चीज बिखर जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के याद करते हैं। तो जो द्वैत प्रकृति है ये हमें यहां भी फायदा देगी, ये हमें हाइगेन्स की तरंग सिद्धांत में भी फायदा देगी, और साथ साथ इस चैप्टर में जो आइंस्टीन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें भी हमारी हेल्प कर रही होगी। तो क्यों ना हम प्रकाश को भी शुरुआत से मजबूत कर लें। तो फिर देखो सवाल को देखो, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश में 2 नेचर होते हैं। पहला तो होता है इसकी कणीय प्रकृति, पहला होता है इसकी कणीय प्रकृति, सबसे पहला क्या है, इसकी कणीय प्रकृति है, कणीय प्रकृति। दूसरा होता है इसकी तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति मतलब तरंग व्यवहार होता है इसका। अब जरा देखिए, यहां से पहला मोस्ट इंपोर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से पहला क्वेश्चन बन गया कि हमारे लिए तो इतने ही बहुत है,
कि द्वैत प्रकृति होती है, एक कणीय प्रकृति होती है और एक हमारी तरंग प्रकृति होती है। मतलब कुछ घटनाएं हम तरंग के आधार पर सीख रहे होंगे, कुछ घटनाएं हम कणीय को मानकर कर रहे होंगे, दोनों का अलग अलग चलेगा, जो भी कंसेप्ट अलग अलग चलेंगे। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया हमें, कणीय प्रकृति, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा इसके बारे में जो बताया हमें इसने, किसने बताया, बताया मैं बताऊंगा, बताया किन्होंने बताया, इसके बारे में बताया न्यूटन ने इनके बारे में बताया। अब पूछोगे कि तरंग के बारे में किसने बताया, हाइगेंस ने बताया, हाइगेंस वैज्ञानिक, इन्होंने बताया इसके बारे में। जरा देखिए मेरी बात, कणीय प्रकृति के बारे में न्यूटन ने बताया, तरंग प्रकृति के बारे में हाइगेंस ने बताया। अब आप ही बताइए, जब मैं आपको तरंग प्रकाशिकी पढ़ा रहा हूंगा तो आप पहले से दिमाग में सोच लोगे अच्छा तरंग प्रकाशिकी हाइगेंस बताएंगे, और जैसे ही आप पहला चैप्टर खोल लोगे तुरंत आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस, तो आप तो पहले मजबूत है बिल्कुल कि तरंग पढ़ने वाले सब हाइगेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन गया। अब देखो कुछ घटनाएं हम इसको मान के कर रहे होते हैं, कुछ घटनाएं इसको मान के कर रहे होते हैं। जैसे तरंग प्रकृति की बात करें तो तरंग प्रकृति में हम आप क्या है परावर्तन को व्याख्या कर रहे होते हैं, इसमें अपवर्तन की व्याख्या कर रहे होते हैं, विवर्तन की व्याख्या कर रहे होते हैं, व्यतिकरण इसकी व्याख्या कर रहे होते हैं, आपका ध्रुवण हो गया इसकी व्याख्या कर रहे होते हैं। और ये चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर, जैसे अभी हमारा प्रेजेंट में कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चल रहा है अभी हमारा, है ना। तो सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, इनको बहुत मजबूती से कर रहे होंगे हम, बड़े बेसिक तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से। तो देखो अब आए कणीय प्रकृति मानकर किन का अध्ययन कर रहे होगे, आप बोलोगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कि किसी प्लेट पर प्रकाश आता है, इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, मेरे बल्ब जलाते हैं, बहुत कुछ जला देते हैं, ठीक है चलो भैया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया। एक इसके बारे में पढ़ रहे थे रमन प्रभाव, अभी नहीं पढ़ना बारी में, बाद में पढ़ेंगे। क्रम्पटन प्रभाव पढ़ेंगे, क्रम्पटन प्रभाव ये भी अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ रहे होंगे। चलो जी इतने को नोट करो, फिर मैं आगे का एक दो टॉपिक और पढ़ाता हूँ। चलिए अब बस लास्ट टॉपिक बचा है, एक टॉपिक बचा है बस 7 पॉइंट, बस 7 पॉइंट हुए हैं, वास्तव में 7 पॉइंट है, बहुत कुछ लपेट दिया, ठीक है। बस 7 पॉइंट है, मैं इसको मिटाता हूँ, 7 पॉइंट समझाता हूँ। डस्टर कहाँ गया, डस्टर। चलिए 7 पॉइंट और समझ लेते हैं, बस 7 पॉइंट, फिर हमारा जो क्वालिटी है प्रकाश की ये हमारी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा इसकी क्वालिटी पर। अब देखिए अब देखो 7 पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 ये बना नहीं, ये मैंने खुद ही बनाया, खुद ही फील करा कि चलो मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, ऐसे फील कर लो सर कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन किंतु ये हमें वस्तु को दिखाता है। प्रकाश अदृश्य है परंतु वस्तुओं को दिखाता है, वस्तुओं को दिखाता है। कितनी बढ़िया बात है। तो हमारे जीवन में यदि प्रकाश ही ना हो तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, ठीक है। प्रकाश होता है तो हम चीजों को देख पाते हैं, जैसे रात दिन ढलता है, रात हो जाती है, तो यदि हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें इतनी तकलीफ होती है, यदि वहां पर प्रकाश ही ना हो तो हम किसी चीज को देख ही नहीं पाते, तो ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए। तो एक प्रकाश देखो, मुझे मेरा फेवरेट है ऑप्टिक्स, और मेरा मन नहीं करता कि प्रकाश को 2-4 इसकी हेडिंग लिखवा के और छुड़वा दे, ठीक है। तो मेरा बहुत मन है प्रकाश को बहुत डीपली पढ़ाने का। तो 12th के जितने कोर्स में होता है, तो 12th की कोर्स की वजह से मैं इस चीज को पढ़ा रहा होता हूँ,
ठीक है। तो प्रकाश भले ही खुद ना दिखता हो लेकिन वो दूसरों को दिखा देता है, ठीक है ना। मतलब वही वाली बात हो गई, भले ही मेरे पास कुछ ना हो लेकिन मैं दूसरों की हेल्प बहुत कर रहा हूँ। तो प्रकाश एक ऐसा शख्स है जो खुद पे उसके पास कुछ भी ना हो लेकिन वो सबकी मदद कर रहा है। अगर प्रकाश ही ना हो तो फिर तो अधूरे सब चीज नहीं। ठीक है, चलिए हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिल रहे होंगे तो इस सभी पॉइंट्स पे 7 के 7 पॉइंट पर मैं 5 क्वेश्चंस बना के ला रहा हूँ। और प्रैक्टिस ऐसी करो, बिल्कुल गहराई से पढ़ो। एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रही तो उस वीडियो को दोबारा से देख लो, दोबारा देख लो। और मैं अगर मेरा लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ मुझे देखो कुछ फील हुआ क्योंकि मेरी ये 30 चौथी वीडियो है। जब मैंने पहली अपनी वीडियो देखी तो मुझे खुद लगा कि मैंने बोर कर दिया बच्चों। तो उस बोरिंग से बचने के लिए आप क्या करो, जब भी लगे कि मैं बोर कर रहा हूं आपको, तो अपनी क्वालिटी में जाओ, सेटिंग में जाओ और वहां पर मेरी स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी। 1.25 है तो 1.50 कर लो, उसको थोड़ा सा और बढ़ा लो। तो बढ़ाकर देखोगे तो आपको थोड़ी स्पीड तेज जाएगी और थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से आज मैंने थोड़ा बेटर पढ़ाने की कोशिश करी है, टॉपिक्स को थोड़ा जल्दी कवर करा है। उन्हीं की बहुत ही आराम आराम से कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड करा है, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। और जिस दिन हम खुल जाएंगे पूरे तरीके से फिर तो हम रौनक ही रौनक मचाते हैं। ठीक है, चलिए तो जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो, रोको वीडियो को, पोज करो और अच्छी तरीके से नोट करो, अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। दबा देता है एक बार में।